हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 का विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024 का किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ यहाँ पे नोट्स दे रखा है, उसको ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नोट्स में लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है, सही विकल्प छांट करके लिखिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, इसमें आधुनिक संचार का माध्यम है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन है पत्र, तीसरा ऑप्शन है कबूतर और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटरनेट। प्रश्न नंबर सेकंड है, थर्मामीटर का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टेफ्लॉन, दूसरा ऑप्शन है स्टायरोन, तीसरा है नायलॉन और चौथा है डेक्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टायरोन। प्रश्न नंबर थर्ड है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। पहला ऑप्शन दे रखा है गंधक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे ऑक्सीजन और तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो अगर मुख्य पोषक तत्व की बात करता है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है। ऑक्सीजन ये अपने जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें ये ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और कार्बन की बात करते हैं जब अपना भोजन बना रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की इनको आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मुख्य पोषक तत्व की बात किया गया तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में कार्बन नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है कोयले में, दूसरा है चीनी में, तीसरा है रोटी में, चौथा है नमक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक। नमक में आप देखते होंगे आपका कार्बन नहीं पाया जाता है, जबकि कोयले में तो आपका कार्बन होता ही होता है। चीन में भी C12H22O11 यानी जहाँ पे सी मिलेगा वहाँ पे कार्बन रहेगा। रोटी में भी कार्बन होता है पर आपका नमक में नहीं होता, क्योंकि नमक का जो फार्मूला होता है NaCl होता है। तो यहाँ पे Cl क्लोरीन हो गया, यहाँ पे Na जो होगा ये सोडियम होगा। तो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के नमक बनता है, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ये क्या है, एक वेबसाइट है या ISP है या ब्राउज़र है या इसमें हार्डवेयर है। तो आपको पता है जिसको हम टच करके या छू करके पहचान पाते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन होता है, जिस प्रकार से हम एक जिसे व्हाट्सएप पे इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा क्या एक सॉफ्टवेयर है। ब्राउज़र की बात करते हैं तो ये आपका इंटरनेट क्या होता है, एक ब्राउज़र होता है। जैसे आपने कोई चीज़ को सर्च करना होता है तो आप किस पे जाते हैं, एक ब्राउज़र पे जाते हैं। जैसे क्रोम ब्राउज़र है, गूगल पे सर्च करते हैं, क्रोम में आपको ओपेरा मिनी देखने को मिलता है, आप मोजिला पे कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स पे कर सकते हैं। इस प्रकार से सब ब्राउज़र होते हैं। ये तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपका क्या है, ब्राउज़र है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है किशोरावस्था की अवधि होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है 0 से 5 वर्ष, दूसरा है 6 से 11 वर्ष, तीसरा है 11 से 19 वर्ष और चौथा ऑप्शन दे रखा है 20 से 50 वर्ष। तो इसको आपको पता होगा, जो 11 से 19 वर्ष दे रखा है या 12 से 18 वर्ष दे रखा है तो ये आपकी किशोरावस्था की अवधि होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7 है, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक है, ऑप्शन दे रखा है पहला न्यूटन मीटर, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वैसे आपको पता है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये सूत्र होता है। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, ये आपका होता है न्यूटन, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर द में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। जो हमारा सामान्य नेत्र होता है, अगर हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो हम कम से कम उससे वस्तु को कितनी दूरी पर रखेंगे जिससे हम उसको स्पष्ट देख पाएंगे। पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.5 मीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर, चौथा है 2.5 सेंटीमीटर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 25 सेंटीमीटर। अगर हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रख करके देखते हैं तो उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से रबी की फसल है। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा है मक्का, तीसरा है मूंगफली और चौथा है गेहूँ। रबी की फसल की बात करते हैं तो जो फसल आपकी जून या जुलाई में बोई जाती है, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है उसको हम रबी की फसल कहते हैं। सॉरी, वो खरीफ की फसल होती है और रबी की फसल जो होती है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और इस समय मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इस समय मार्च अप्रैल में कौन सी फसलें काटी जा रही हैं? गेहूँ काटी जा रही है, यानी इसको अक्टूबर या नवंबर में बोया गया होगा। ये सब आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आएंगी। इसमें कौन सी होती है? चना होता है, मटर होता है, आलू होता है, ये सब आपके रबी की फसल होती है। जबकि आपकी मूंगफली यहाँ पे दे रखी, ये मक्का है, धान है, ये क्या होती है? खरीफ की फसल है। किसकी है? खरीफ की फसल है। और जो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जो कि और मई जून में काट ली जाएंगी, उसको हम जायद की फसल कहते हैं। तो जायद वाली फसलों में ज़्यादातर पानी रहता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और फ्रूट, इस प्रकार से आपकी जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां है, जल में ऑक्सीजन की संयोजन होती है। संयोजन की बात किया है, संयोजकता नहीं पूछा गया। तो अगर हम देखते हैं जल का सूत्र क्या होता है? H2O। कितने यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं यानी संयोग कर रहे हैं उसको बताना है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। जल में ऑक्सीजन की संयोजन होती है 1, मात्र 1 ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आपको लिखने होंगे। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है। तो आपको ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी भी साइंस के पेपर के लिए, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? तो उसका राइट आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान में रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पेचिश रोग किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के कारण हमारा पेचिश रोग होता है। ध्यान रखना है, जीवाणुओं के कारण पेचिश रोग होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 इसमें, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखेंगे, जो लोकोमोटर होता है, लोकोमोटर दिव्यांगता या अक्षमता कहेंगे इसको, लोकोमोटर दिव्यांगता या अक्षमता, हड्डियों या जोड़ों की या मांसपेशियों की जो अक्षमता होती है उसको कहते हैं डिसेबिलिटी कहते हैं, डिसेबिलिटी हिंदी इंग्लिश में कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले बल को कहते हैं। जब पृथ्वी सभी वस्तुओं को कौन सा बल लगाती है? अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल उसको कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक किस दिशा में रुकता है? तो आपको पता है एक चुंबक जो होता है उसमें हमेशा क्या होती है? नॉर्थ और साउथ पोल होता है। जो सुई की दिशा होती है हमेशा किस पे होती है? नॉर्थ की तरफ रहनी चाहिए। तो कभी अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक उसको लटकाते हैं तो सुई की दिशा किधर रहेगी? हमेशा ध्यान रखेंगे वो नॉर्थ की तरफ रहती है, यानी कि उत्तर की तरफ रहेगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो कुकिंग गैस की बात करते हैं तो इसमें होता है एलपीजी। कौन सा गैस होती है? एलपीजी। लेकिन एलपीजी में प्रमुख रूप से कौन सा गैस भरा होता है उसके बारे में पूछा है कि किसकी मात्रा अधिक होती है। वैसे इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है, बीपी से याद कर लेना है। बी से आपका ब्यूटेन होता है, पी से प्रोपेन होता है। तो ब्यूटेन सबसे अधिक मात्रा में, उसके बाद प्रोपेन। ये ध्यान रखेंगे, ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा होती है। तो पवन चक्की में हम लोग पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान में रखेंगे। और एक किस प्रकार से है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। किस प्रकार का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उसको कहते हैं जिसको हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जबकि जो एक बार उपयोग होने के बाद उसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, वो हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जाल की तरह कंप्यूटर के
जुड़ने को क्या कहते हैं? जब कई कंप्यूटर एक जाल की तरह जुड़ता है तो उसको हमको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क। ध्यान में रखेंगे, जब कई कंप्यूटर एक साथ जुड़ते हैं तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, धातु से तार बनाने का गुण क्या कहलाता है? ध्यान में रखेंगे, दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक आघात वर्धनीयता और एक आपका तन्यता। अगर हम धातु को पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो अगर चादर की बात करता है, पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित करना आघात वर्धनीयता कहलाता है। अगर हम धातु को तार के रूप में खींच करके, यानी तार तान करके या खींच करके तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो उसको तन्यता कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि धातु से तार बनाने का गुण क्या कहलाता है, तो इसको हम तन्यता बोलेंगे। ऑप्शन इसका राइट आंसर लिख लेंगे, तन्यता। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की बात की गई है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 3 में, लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 35 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो मिश्र धातु क्या होती है? तो आपको पता होता है, दो या दो से अधिक तत्वों को जो हम मिला करके एक नया धातु बनाते हैं उसको मिश्र धातु कहलाते हैं। जैसे कि आपको एक ऑप्शन देखते हैं, पिताजी से याद करना है। जो पीतल होता है किसका बन किसके मिलके जब किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता से। ठीक है, तो आपको याद करना है पिताजी। तो पीतल किन दो तत्वों से मिलकर बना होता है? तांबे से और जस्ते से बना होता है। इसी प्रकार से आपका टिन होता है, जो सोल्डर होता है, जो सोल्डिंग करने होता है। इस प्रकार से कई धातुओं को मिला करके, 2 या 3 धातुओं को मिला करके बनाया जाता है, तो उसी को हम मिश्र धातु कहेंगे। इसको आपको 35 शब्दों में लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है, किन्हीं 4 प्रकार के कांचों के नाम लिखना है। तो 4 प्रकार की कांच हम देखते हैं। एक तो आपका साधारण कांच होता है, साधारण कांच को ही हम क्या बोलते हैं? मृदु कांच। अगर मृदु आ गया तो उसका उल्टा हमारा विलोम शब्द होता है कठोर, तो कठोर भी कांच हो जाएगा। तीसरा आपको कांच देखने को मिलेगा, वो होगा फ्लेंट कांच होता है आपका। और चौथा आपको मिलेगा फोटोमेटिक कांच। फोटोमेटिक कांच। तो इस प्रकार से 4 कांच आपको ध्यान रखने हैं, फोटोमेटिक कांच, फ्लेंट कांच, कठोर कांच और मृदु को हम साधारण कांच के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विलिंगी किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखेंगे, जिससे किसी जीव जंतु का एक ही शरीर में दोनों लिंग पाए जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं द्विलिंगी। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा केचुआ। तो केचुआ कैसा होता है फ्रेंड्स? वो एक द्विलिंगी जंतु होता है। प्रश्न नंबर 4 है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो आपने जाना है, पढ़ा है इसके बारे में। जब किसी वस्तु को या किसी पानी में डुबोते हैं तो उतना ही पानी, उसके भार के बराबर पानी वो विस्थापित कर देता है। अगर हम उसको नाप करके देखेंगे तो जितना भार वो वस्तु जितना पानी में डूबा रहेगा, जितने भार के बराबर उतना ही पानी वो विस्थापित करेगा। यही हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। इसका आपको डेफिनेशन याद कराया गया है, उसको पूरे तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक साधारण तरीके से मैंने इसका जो सिद्धांत होता है उसको समझा दिया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? दोस्तों, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाएगा या अविलंब से दूर भाग जाएगा। यानी कि एक माध्यम से अगर वो पार कर जाता है तो हम कहेंगे उसको प्रकाश का अपवर्तन। जो पार करेगा या तो हमारा एक सघन माध्यम होगा एक तरफ, या दूसरे तरफ हमारा विरल होगा। एक तरफ सघन हो सकता है, दूसरे तरफ क्या हो सकता है? विरल हो सकता है। तो अगर वो विरल से सघन की तरफ जाएगा तो क्या किसकी तरफ झुकेगा? अविलंब की तरफ। अगर सघन से विरल की तरफ जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा। तो यही होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 75 शब्दों में आपको लिखने होंगे। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, लोगों में शिक्षा की कमी होना, अवेयरनेस की कमी होना, और इस प्रकार से लेकर के एक अच्छी सी हेडिंग लेकर के आप इसको 75 शब्दों में लिख सकते हैं, जो कि आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आपको बताया भी गया होगा, इसके बारे में आप डिटेल में लिख करके
दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नेत्र दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो जनरली 2 प्रकार के हम नेत्र दोष देखने को मिलता है हमको, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा हमारा होता है दूरदृष्टि दोष। और भी होते हैं जरा दृष्टि दोष भी, लेकिन हमको 2 ही डिटेल में समझाना है यहाँ पे, निकट और दूरदृष्टि दोष के बारे में बात करते हैं। अगर हमें हमारे लेंस की, हमारा आँख होता है, दोस्तों अगर हम अपनी आँख की बात करते हैं, हमारा गोलक होता है, ये 3 लेयर से बना होता है। 3 लेयर यहाँ पे मान लो जुड़ी होती है, 1 2 3, ठीक। यहाँ पे आपका लेंस लगा होता है जिसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। 2 अगर यहाँ से कोई सी वस्तु को हम रखते हैं तो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करती है, इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनाती है। कभी कभी क्या होती है, रेटिना से पहले बन जाती है, और कभी कभी क्या होती है, इसकी जो प्रतिबिंब होता है रेटिना से दूर बनती है। अगर दूर बनती है तो इसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, अगर नज़दीक बन जाती है इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक। अब इसको दूर करने का तरीका क्या होता है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो हम अवतल लेंस लगा देते हैं, तो ये क्या करती है, आगे जाके बढ़ा देंगी और रेटिना पे बना देंगी। अगर दूर दृष्टि दोष है तो हम उत्तल लेंस का फिर से प्रयोग करेंगे, तो ये क्या कर देंगे, थोड़ा सा इसको सिकोड़ देंगी और आकर के फिर से ये रेटिना पे बन जाएगा। इस प्रकार से आपने किस प्रकार समझा, एक आपका आँख का गोलक होता है, यहाँ पे उत्तल लेंस होता है, यहाँ पे हम रेखाएं जब गुजरती हैं तो कहाँ पे बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए, जिसपे आपका प्रतिबिंब बनता है। कभी कभी इस पर ना बन करके आगे बन सकती हैं तो उसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, और कभी कभी पहले बन जाती है उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको दूर करने का तरीका, निकट के लिए हम अवतल उपयोग करते हैं, दूर के लिए दूरदृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सबसे पहली बड़ी बात यह है, निकट दृष्टि दोष में आपको नज़दीक की चीज़ें दिखाई देंगी जबकि दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ध्यान में रखना, उल्टा होता है। और दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई देंगी और निकट की आपको दिखाई नहीं देंगी। ये 2 चीज़ों के बारे में लिख पढ़ के, और आपको 3 फिगर बना देने हैं, उस फिगर को बना करके आप इसके बारे में अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जब पहले बात देखना है कि हमारा जो सामान्य आँख होती है उस पर जो हमारा प्रतिबिंब किस बनता है, रेटिना पे बनता है। जब निकट दृष्टि दोष होता है रेटिना से पहले बन जाता है, और जब दूर दृष्टि दोष होता है तो रेटिना से थोड़ा सा आगे बन जाता है। तो इस प्रकार से तीनों को, और किस प्रकार से इसको दूर किया जा सकता है, उसको लेंस लगा करके आप दूर कर सकते हैं। तो 2 और बन जाएंगे, यानी 5 आपको यहाँ पे फिगर बना के इसको समझा सकते हैं। और आराम से जितने नंबर का प्रश्न पूछा गया, यानी कि 5 नंबर का है, तो 5 नंबर आपके पूरे के पूरे मिलने के चांसेस हो जाते हैं। पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इन्हें लिख देते हैं। और ये चैप्टर, ये आपका जो पेपर था यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।